हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने कल चैप्टर 17 का कुछ पार्ट पूरा किया था, आज आगे का देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 17 में 17.4 है सौर परिवार। तो फ्रेंड्स, सूर्य और इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। ओके, और इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्काएं। सूर्य और इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है और यह सौर परिवार की एक सदस्य है और यह एक ग्रह है। इसके अलावा 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं। मैं आपको ये डायग्राम में दिखाऊंगी, मैंने अलग से बनाया है। ये रफली डायग्राम बनाया है मैंने। तो सबसे पहले सूर्य जो एक तारा है, उसके बाद सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे सौर परिवार के सदस्य। तो चलिए अब आगे और देखते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे पढ़ा कि मैंने जो ऊपर बताया, सौर परिवार 8 ग्रहों तथा क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और उल्काओं के झुंड से मिलकर बना है। सूर्य से दूरी के अनुसार उनके क्रम, जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया है ना। इस डायग्राम में आपने देखा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे, है ना। पर प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से सबसे दूरतम ग्रह था, मतलब सबसे लास्ट में आता था। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा ग्रहों की श्रेणी से इसे पृथक कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, उसने 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया। ओके, और अब यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है। ठीक है, तो चलिए सौर परिवार के कुछ और सदस्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रह लिखा हुआ है, पर हम पहले सूर्य के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, सूर्य हमसे सबसे निकटतम तारा है और यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। और पृथ्वी की लगभग जितनी भी ऊर्जा है, उसका स्रोत क्या है? तो उसका स्रोत जो है वो सूर्य ही है। ओके, और वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा का और प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य ही है। ठीक है, हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनको जो ऊष्मा और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूर्य से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सूर्य के बारे में जान लिया। अब हम देखेंगे कि ग्रह क्या होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ग्रह तारों के भांति ही दिखाई देते हैं, पर ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता, वो केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्या आप तारों और ग्रहों में अंतर बता सकते हैं? मैंने नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब पिछले चैप्टर में मैंने बताया था। तो फ्रेंड्स, ग्रहों और तारों में अंतर करने की सबसे सरलतम विधि क्या है? तो यह है कि जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। ओके, तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। मतलब सूर्य एक तारा है और उसके जितने भी ग्रह हैं उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिससे उनकी स्थिति क्या होती है? बदलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय ग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है और इस पथ को क्या कहेंगे? तो इस पथ को कक्षा कहेंगे। जैसे कि मैं फिर से ये डायग्राम में दिखाऊं आपको, तो ये सूर्य है और मान लो ये बुध है, तो बुध इस
पथ पर परिक्रमा करेगा सूर्य की, तो ये पथ क्या कहलाएगा? यह कक्ष कहलाएगा। ओके, यह कक्षा कहलाएगा। ठीक है, तो किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे ही ये मतलब लाइट जलने लगती है तो कीड़े मकोड़े आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, परिक्रमण काल क्या कहलाता है? तो किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि फिर से देखें डायग्राम में, तो देखो बुध की कक्षा क्या है? ये सूर्य से सबसे निकट है, तो इसका परिक्रमण काल सबसे कम होगा। जबकि नेपच्यून जो है, इसकी दूरी सूर्य से बहुत अधिक है, तो इसका परिक्रमण काल बहुत अधिक होगा। ठीक है, फ्रेंड्स, सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ ग्रह अपनी अक्ष पर घूर्णन गति भी करते हैं। एक घूर्णन पूरा करने में लगा समय उसका घूर्णन काल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, घूर्णन काल किसे कहेंगे? तो जिस प्रकार एक लट्टू अपनी जगह पर घूमता है, अपनी अक्ष पर घूर्णन करता है, सेम उसी प्रकार से ग्रह अपनी जगह पर भी घूर्णन करते हैं और साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह हैं, मतलब उनके चंद्रमा हैं, जो उनकी परिक्रमा करते हैं, मतलब ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहेंगे। मतलब जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है और चंद्रमा उसका उपग्रह है। तो चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो हम चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब सूर्य क्या है? तारा है, और पृथ्वी एक ग्रह है, और पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इस कारण से क्या हम पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कह सकते हैं? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है, परंतु सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। ओके, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब जो ग्रह की परिक्रमा करेंगे उसी को ही उपग्रह कहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। ओके, किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। चलिए अब आगे देखेंगे। कि चंद्रमा पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह हैं, उसी प्रकार बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित हैं, है ना। तो इन्हें क्या कहेंगे? कृत्रिम उपग्रह कहेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, हमने सूर्य के बारे में पहले ही जान लिया था। सूर्य हमारा सबसे निकटतम तारा है। ओके, और सूर्य के बाद का तारा कौन सा है सबसे निकटतम? ये आपको बताना है कमेंट करके, कल मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो चलिए आगे देखें। तो हमने सूर्य के बारे में जान लिया, अब हम ग्रहों के बारे में जानेंगे। हमारे जो 8 ग्रह हैं उनको क्रम के हिसाब से हम उनकी जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला ग्रह है बुध। बुध सूर्य से निकटतम ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो फ्रेंड्स, बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और यह हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, क्योंकि बुध सूर्य के बहुत ही निकट है और अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसको देखना बहुत कठिन है।
फिर भी सूर्योदय के तुरंत पूर्व या मतलब सूर्योदय के तुरंत उसी समय या सूर्यास्त के तुरंत बाद इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। क्षितिज किसको बोलते हैं? तो जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं उसको क्षितिज कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो बुध ग्रह है वो वहीं पर दिखाई देगा। फ्रेंड्स, अक्सर जो क्षितिज है वहाँ पर वृक्ष या भवन वहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसके कारण हम बुध को ठीक से देख नहीं पाते, देखने में हमको बाधा आती है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो हमने बुध के बारे में जानकारी ली। अब देखते हैं शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है हमारा शुक्र ग्रह। तो पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। तो फ्रेंड्स, ग्रहों में पृथ्वी सूर्य का सबसे निकटतम पड़ोसी है ना, और रात के समय आकाश में ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह दिखाई देता है। सॉरी फ्रेंड्स, कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पहले दिखाई देता है और कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत बाद दिखाई देता है और पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। मतलब इसकी स्थिति क्या होती है? तो सूर्योदय के टाइम पे ये पूर्व में दिखाई देता है और सूर्यास्त के टाइम पे पश्चिम में दिखाई देता है। इसलिए इसे सामान्यतः हम लोग प्रभात का तारा, प्रातः का तारा या संध्या का तारा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह तारा नहीं है। ओके, भले ही इसको हम सुबह का तारा या सांझ का तारा बोल देते हैं, पर यह तारा नहीं है। ओके, और रात के समय इसे आप आकाश में बिल्कुल देख सकते हो। यह बहुत ही चमकीला दिखाई देता है और लाल रंग लिए हुए दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है ना। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं, मतलब उसका कोई चंद्रमा नहीं है और इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ अलग टाइप की है। मतलब यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, जैसे मैंने नेक्स्ट चैप्टर में बताया था, लास्ट चैप्टर में, है ना। तो फ्रेंड्स, आप शुक्र ग्रह की पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत चमकदार दिखाई देता है और यह अधिक ऊंचाई पर नहीं होता। और आपको या तो ये सूर्योदय के 1 से 3 घंटे पहले या सूर्यास्त के 1 से 3 घंटे बाद की अवधि में शुक्र ग्रह को आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि शुक्र क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब यह है कि शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आपको कभी मौका मिले तो आप दूरबीन से शुक्र को देखने का प्रयास कीजिएगा। आपको ये जो शुक्र है वो भी चंद्रमा की भांति इसकी अलग अलग कलाएं दिखाई देंगी, मतलब यह घटता बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं पृथ्वी पर। तो एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी का अपने अक्ष से झुकाव ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी ही ऐसे सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है ना, जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने के लिए और उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं हैं जो मतलब जीवन के लिए उत्तरदायी हैं, और इसमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी शामिल है, ताकि पृथ्वी पर सही ताप और जल की उपस्थिति और उपयुक्त वायुमंडल, और एक और जो प्रमुख कारण है वो क्या है? ओजोन का आवरण। जो ओजोन का आवरण है ये हमारे पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप सब जानते होंगे ओजोन के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए जो विशेष सावधानियां हैं उनको बरतनी चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पृथ्वी पर जीवन के लिए कोई संकट ना हो। पर हम क्या करते हैं? हम बहुत अधिक लापरवाही करते हैं, है ना। ऐसे लगता है कि जैसे पृथ्वी हमारी खुद की है और इसको कोई नुकसान नहीं होगा। खुद की तो है ही, पर हम इसका उपयोग इस तरह से करते हैं कि हमें इसकी कोई चिंता ही नहीं है ना। दिन रात इसमें प्रदूषण कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार हम ही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो पृथ्वी की जो सतह है उस पर जल और भूमि के प्रकाश के परावर्तित होने के कारण यह हमें हरी और नीली दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो
पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है और इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है ना। तो पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि आपने सूर्य के कितने चक्कर पूरे किए हैं? अपनी उम्र, अभी जो आपकी करंट एज है, उस दिन तक आपने सूर्य की कितनी परिक्रमा पूरी कर ली, आप बता सकते हैं? तो कमेंट करके बताइएगा। ओके, जितने साल आपको हो रहे हैं आप उतने ही परिक्रमा सूर्य की कर चुके होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मंगल। अब हम मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे। तो अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है वह है मंगल। यह हल्का लाल रंग का प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, कितने? 2 छोटे उपग्रह हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब मंगल की 2 चंद्रमा हैं। चलिए अब देखते हैं बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह, इसके 4 बड़े उपग्रह हैं। तो फ्रेंड्स, बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है और यह इतना बड़ा है कि लगभग इसमें 1300 पृथ्वियाँ इस ग्रह के अंदर रखी जा सकती हैं। ओके, पर बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। आप अपने अक्ष पर ये अपने अक्ष पर बहुत अधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप इतनी बड़ी गेंद लें जिसमें आप लगभग 1300 मटर के दाने समा सकें, तो यह गेंद बृहस्पति को निरूपित करेगा और मटर का दाना जो है वो पृथ्वी को निरूपित करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं और इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं। आकाश में बहुत अधिक ये चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसको दूरबीन की सहायता से देखें तो आपको इसके जो 4 बड़े चंद्रमा हैं वो भी आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब जानेंगे हम शनि के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो वलय युक्त पीला ग्रह है, घनत्व जल से कम है, बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो बृहस्पति से बिल्कुल अलग शनि है। ठीक है, जो रंग में पीला सा दिखाई देता है और इस ग्रह के चारों ओर क्या है? सुंदर वलय है। इसे सौर परिवार में सबसे सुंदर बनाता है, मतलब इसके चारों ओर जो वलय हैं इसी के कारण शनि ग्रह है जो सबसे सुंदर दिखाई देता है। फ्रेंड्स, ये हम जो वलय है वो हमको नंगी आँखों से नहीं देख सकते हम इसे। आप अगर एक कोई छोटा दूरदर्शक के द्वारा इसको भली भांति देख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, शनि के बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में ये सबसे कम सघन है। ठीक है, इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस ग्रह को जल में डाल दोगे तो वो उसमें तैरने लगेगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं यूरेनस तथा नेपच्यून। ये बाह्यतम ग्रह हैं। यूरेनस पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है और अत्यधिक झुका हुआ घूर्णन करता है, लुढ़कता ग्रह कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैं डिटेल में बताती हूँ। यूरेनस और नेपच्यून क्या है? तो ये सौर परिवार के सबसे बाह्यतम ग्रह हैं। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी दूर स्थित है इसलिए। अब फ्रेंड्स, शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है। ओके, याद रखिएगा, यूरेनस क्या करता है? शुक्र की भांति पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। ओके, इसकी विलक्षण विशेषता यह है कि यह बहुत ही अत्यधिक झुका हुआ घूर्णन करता है, मतलब यह अपने अक्ष पर बहुत अधिक झुका हुआ है और उसी स्थिति में घूर्णन करता है। तो जिसके कारण यह मतलब ये अपनी कक्षा में गति करते समय अपने सतह पर लुढ़कता हुआ सा दिखाई देता है, इसलिए इस ग्रह को क्या कहा जाता है? इसे लुढ़कता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने यूरेनस के बारे में जान लिया और
सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल क्या है, ये आंतरिक ग्रह हैं, जबकि अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के मतलब ये जो 4 ग्रह हैं सूर्य के बहुत निकट हैं और इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं और वे ग्रह जो मंगल की कक्षा के बाहर हैं, मतलब ये मैं फिर से आपको डायग्राम दिखाती हूँ, कहाँ गया, एक मिनट। देख रहे हैं आप, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको क्या कहेंगे, इसको आंतरिक ग्रह कहेंगे। ओके, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये क्या है, ये बाह्यतम ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं, मतलब मंगल से बाहर स्थित हैं, तो इन्हें बाह्यतम ग्रह कहते हैं। ठीक है, और ये आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर हैं, मतलब ये आंतरिक ग्रह जो हैं वो निकट हैं सूर्य से, जबकि ये क्या है, दूर हैं। ठीक है, इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। इसके चारों ओर वलय हैं, मतलब जो भी ग्रह हैं बाह्यतम ग्रह हैं उनके चारों ओर क्या है, वलय प्रेजेंट हैं, और बाह्य ग्रहों के अधिक चंद्रमा भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं। 17.5 सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य। फ्रेंड्स, हमने ग्रहों के बारे में जान लिया, अब आगे देखेंगे कि ग्रहों के अलावा और कौन कौन से सदस्य होते हैं जो हमारे सौर परिवार में स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रहों के अलावा सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ पिंड हैं, ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं। चलिए इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पहला है क्षुद्र ग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी बड़ा अंतराल है ना, मतलब काफ़ी स्पेस है। आप देखिए डायग्राम से, देखिए, देख रहे हो आप मंगल और ये है बृहस्पति, तो इसके बीच में काफ़ी जगह है ना, अंतराल है। तो इस अंतराल को बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है, मतलब ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे पिंड हैं, इन्होंने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब ग्रह तो करते ही हैं सूर्य की परिक्रमा, उसके साथ साथ ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये छोटे छोटे पिंड हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन्हें ही क्या कहेंगे, तो इन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर, देख सकते हो क्या कहते हैं इन्हें, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शकों के द्वारा ही देखा जा सकता है। ठीक है, हमने क्षुद्र के ग्रह के बारे में जाना। अब आगे देखते हैं धूमकेतु। फ्रेंड्स, धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये बहुत ही परवलयी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परवलयी कक्षा किसे कहेंगे, तो मान लो बता रही हूँ मैं, ये सूर्य है तो ऐसे देख रहे हो आप, ये मान लो ये सूर्य है, तो इस तरह से गति करना परवलयी कक्षा कहलाता है, परवलयी कक्षा में गति करना कहलाता है। ठीक है, और धूमकेतु कैसे होते हैं, ऐसे इस तरह से होते हैं और ये उसकी पूंछ होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे गति करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, पर इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफ़ी अधिक होता है, मतलब ये बहुत अधिक, क्योंकि ये परवलयी कक्षा में गति करते हैं इसलिए इनका परिक्रमण काल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले और क्या है, और तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे है ना, उसकी लंबी पूंछ होती है, चमकीली लंबी पूंछ होती है। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के पास आता है, इसकी पूंछ की आकार में मतलब इसकी पूंछ की आकार जो है वो बढ़ती जाती है। ओके, किसी धूमकेतु की पूंछ हमेशा ही सूर्य के बाहर की ओर होती है। देख, एक मिनट आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। मान लो ये सूर्य है, ये एक धूमकेतु है, तो इसकी ये जो पूंछ है वो सूर्य से बाहर की ओर होगी। ठीक है, और ये इस कक्षा में गति करेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित समय अंतराल पर हमको दिखाई देते हैं।
हेलिका धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो कब देखा गया था, तो 1986 में पिछली बार देखा गया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि हेलिका धूमकेतु अब हमें कब दिखाई देगा? ये हमें 1986 में दिखाई दिया था और आपको बताना है कि ये अब नेक्स्ट हमको कब दिखाई देगा। ये 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है, 76 ईयर्स के बाद में दिखाई देता है। तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1986 में दिखाई दिया था, अब 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। तो कब दिखाई देगा हमको? ओके, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो धूमकेतु हैं उनके बारे में एक अंधविश्वास है। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि धूमकेतु घोर विपत्तियों जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के वाहक होते हैं। मतलब जब हमको धूमकेतु दिखाई देता है तो लोग सोचते हैं कि ये अनहोनी होगी अब, है ना। पर ये सब क्या है? ये सब उनकी मिथक कल्पना है, उनकी मान्यता है, उनकी अंधविश्वास है। धूमकेतु का दिखाई देना एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है। तो इससे भयभीत होने का कोई भी मतलब नहीं है, सब बेकार है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। उल्काएं तथा उल्कापिंड। फ्रेंड्स, रात के समय जब आकाश साफ होता है, चंद्रमा भी नहीं दिखाई देता है, तब आप कभी कभी आकाश में एक चमकीली धारी सी दिखाई देती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा। तो फ्रेंड्स, यह अभी तारा नहीं है, इसे उल्का कहते हैं, ठीक है। तो छोटे पिंड होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, उच्च चाल और वायुमंडलीय घर्षण के कारण तप्त होकर जल उठते हैं। तो फ्रेंड्स, उल्का क्या है? सामान्यतः ये छोटे पिंड होते हैं, मतलब ये आकार में ज़्यादा बड़े नहीं होते और कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। तो उस समय इनकी गति क्या है? मतलब उनकी स्पीड बहुत अधिक होती है, इनकी चाल उच्च होती है और वायुमंडलीय घर्षण के कारण, मतलब वायुमंडल में घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल उठते हैं और चमक के साथ मतलब बहुत जल्दी से वाष्पित भी हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी और मतलब बहुत कम समय के लिए ही हमको दिखाई देती है ना। ऐसे लगता है कि कोई चीज़ बहुत तेज़ी से गुजर गई हो, है ना। तो कुछ उल्का क्या है? आकार में बहुत बड़ी होती है और ये पूरी तरह से वाष्पित होने से पहले ही पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। तो वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करते हैं जिससे हमारा सौर परिवार बना हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक फैक्ट और जान लेते हैं। उल्का वृष्टि। उल्का वृष्टि क्या होती है? तो जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं और इन्हें उल्का वृष्टि कहते हैं। कुछ उल्का वृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होते हैं। आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका या इंटरनेट से उसके दिखाई देने के समय का पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कृत्रिम उपग्रह के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप यह जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रहों से किस प्रकार अलग हैं। तो कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते हैं और इनका प्रमोचन क्या है? पृथ्वी से किया गया है, ठीक है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। मतलब प्राकृतिक उपग्रह क्या है? बहुत दूर है, जैसे कि चंद्रमा, जबकि कृत्रिम उपग्रह क्या है? पृथ्वी के बहुत निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण और प्रमोचन किया है ना। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था और कुछ अन्य भारतीय उपग्रह जैसे कि इनसैट, IRS, कल्पना 1, एडुसेट, बहुत सारे जो कृत्रिम उपग्रह हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक दो और नाम बता सकते हैं कृत्रिम उपग्रह का। यहाँ पर मैंने बताया कि इनसैट, IRS, कल्पना 1 और एडुसेट, है ना। तो आप और एक दो नाम बताइएगा। फ्रेंड्स, कृत्रिम उपग्रहों के बहुत सारे उपयोग हैं। इनका उपयोग किस लिए किया जाता है?
तो मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, रेडियो और टेलीविज़न संकेतों के को भेजने के लिए इसका उपयोग दूरसंचार या सुदूर संवेदन के लिए भी किया जाता है। दूरसंचार मतलब दूरसंचार तो जानते ही होंगे, पर ये सुदूर संवेदन क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, सुदूर संवेदन से हमारा मतलब ये है कि दूर से सूचनाएं इकट्ठी करना। ओके, तो उसी को सुदूर संवेदन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल और धूमकेतु, इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, ये आपको बताना है। एक बार फिर से सुन लीजिए। क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, धूमकेतु, इनमें से सौर परिवार का सदस्य कौन नहीं है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, सीरियस, बुध, शनि, पृथ्वी, इनमें से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक फैक्ट और जान लीजिए आप। फ्रेंड्स, एक वर्ष में केवल 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे हैं जब सूर्योदय ठीक पूर्व दिशा, मतलब सूर्योदय कहाँ होता है, ठीक पूर्व दिशा में होता है, और बाकी दिनों में सूर्योदय या तो उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशाओं में होता है। ठीक है। उत्तर अयनांत मतलब उत्तरायण बोलते हैं जिसको, तो लगभग 21 जून से सूर्योदय की दिशा धीरे धीरे दक्षिण की ओर स्थानांतरित होती जाती है, तब सूर्य को दक्षिणायन कहते हैं। और यदि दक्षिण दिशा में दक्षिणायन बताया मैंने, और उत्तरायण मतलब दक्षिण दिशा में दक्षिण अयनांत लगभग 22 दिसंबर तक गतिमान रहता है। इसके बाद सूर्योदय का बिंदु दिशा परिवर्तन करता है और उत्तर की ओर गति करना शुरू कर देता है, तब सूर्य को उत्तरायण या उत्तर की ओर गतिमान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फैक्ट और जान लीजिए। तो मैं यहाँ पर कुछ ग्रहों के नाम बताऊंगी और उसका परिक्रमण काल, मतलब सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करते हैं उसको बताऊंगी। ठीक है। तो बुध का परिक्रमण काल कितना है, तो 88 दिन। ओके, बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। शुक्र 225 दिन में पूरी करता है। पृथ्वी 365.25 दिन में पूरी करेगा। मंगल 687 दिन। बृहस्पति 12 वर्ष। शनि 29.46 वर्ष। यूरेनस 84 वर्ष। नेपच्यून 165 वर्ष। तो मैंने यहाँ पर ग्रहों के नाम बताए और उसका परिक्रमण काल बताया। आप इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है। एक फैक्ट और जान लीजिए आप। फ्रेंड्स, प्राचीन काल में ये मान्यता थी कि पृथ्वी विश्व के केंद्र पर स्थित है, मतलब जैसे कि हम लोग अभी जानते हैं कि सूर्य केंद्र पर स्थित है और सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, पर पहले ये मान्यता थी कि पृथ्वी केंद्र पर स्थित है, विश्व के केंद्र पर, है ना, और सारे ग्रह जो हैं पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और पहले ये मान्यता थी। और चंद्रमा, ग्रह, सूर्य, तारे इसकी परिक्रमा कर रहे हैं ऐसा लोग सोचते थे। तो लगभग 500 वर्ष पहले पोलैंड के पादरी थे या खगोलज्ञ थे जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। इन्होंने 1473 से 1543 में ये उल्लेख किया कि सूर्य सौर परिवार के केंद्र पर स्थित है और ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यह एक क्रांतिकारी धारणा थी। कॉपरनिकस खुद भी अपने इस कार्य को प्रकाशित करने में झिझक महसूस कर रहे थे। उनके इस काम का प्रकाशन उसकी मृत्यु वाले वर्ष 1543 में हुआ। ठीक है। तो सन 1609 में गैलीलियो ने अपना दूरदर्शक स्वयं डिजाइन किया, मतलब आपको पता ही है गैलीलियो ने दूरदर्शक का आविष्कार किया था। तो अपने दूरदर्शक द्वारा गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं, शुक्र की कलाओं, शनि के वलयों का परीक्षण किया और उन्होंने यह प्रमाणित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और पृथ्वी की नहीं, मतलब सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसका प्रमाण गैलीलियो के दूरदर्शक के आविष्कार के बाद ही पता चला। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर बिल्कुल